हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जबरदस्त क्लासें चल रही हैं। आप, मुझे लगता है और मुझे आशा भी है कि आप पुरानी सारी की सारी क्लासें देख रहे होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा और आप प्रॉपर सिस्टमेटिकली नोट्स भी बना रहे होंगे। जितनी भी आप ट्रांसफार्मर की क्लासेस पढ़ेंगे, आप यकीन मानना, इन क्लासेस को आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा इसी क्लास से। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के दूसरे टाइप। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पावर ट्रांसफार्मर की और फिर हम यहाँ बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलते हैं, चाहे वो पावर ट्रांसफार्मर से हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हो। सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? जब आप पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं और सिस्टमेटिकली और सटीक स्टडी करते हैं ना, तो एक तो आपको चीजें भी याद रहती हैं और कथा लिख देता मैं यहाँ पे पूरी की पूरी पावर ट्रांसफार्मर की और पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कथा टाइप में लिख देता तो वो पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसीलिए पॉइंट वाइज और सटीक स्टडी करना बहुत जरूरी है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर। इसमें बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और मैं सिस्टमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पूरा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है दोस्तों? 3 पार्ट में। सबसे पहले होता है जनरेशन, फिर होता है ट्रांसमिशन, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा जनरेशन होता है ना, तो भारत में जो जनरेशन है 11 किलो वोल्ट पे होता है। कितने पे होता है दोस्तों? 11 किलो वोल्ट पे। फिर हम क्या करते हैं, ये 11 किलो वोल्ट को हम स्टेप अप करते हैं किस ट्रांसफार्मर की मदद से? जिस ट्रांसफार्मर की मदद से इसको स्टेप अप करते हैं वो है हमारा पावर ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है दोस्तों? पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? पावर ट्रांसफार्मर का ये काम होता है कि जो भी स्टेप, छोटा सा जो वोल्टेज है जो जनरेटर ने जनरेट किया है उसको स्टेप अप कर देना। क्या कर देना? स्टेप अप कर देना। एक बड़ा वोल्टेज कन्वर्ट करते हैं। उसका कारण क्या है? जिससे जब हम लॉन्ग ट्रांसमिशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहां पे क्या होंगे? लॉसेस बढ़ेंगे। उन लॉसेस को ओवरकम किया जाता है। फिर धीरे धीरे स्टेप डाउन करते चले जाते हैं और फाइनली हम अपने घर तक बिजली को लेकर आ जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो अब मैं पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा हूं कि पावर ट्रांसफार्मर कहां रहता है। पावर ट्रांसफार्मर जनरेटर के जस्ट बाद लगाया जाता है स्विच यार्ड में। ये बात ध्यान रखना। मतलब जितनी भी जगह जनरेशन हो रहा है, चाहे आप कोल जनरेशन हो रहा हो, चाहे आप हाइडल पावर जनरेशन हो रहा हो, चाहे आप कहीं भी किसी भी जगह जनरेशन हो रहा है या किसी भी एनर्जी से हो रहा है, वहां पे सबसे पहला ट्रांसफार्मर जो जनरेशन के बाद लगाया जाता है वो आपका कहलाता है पावर ट्रांसफार्मर। और आज हम पावर ट्रांसफार्मर के बारे में सारी की सारी बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। वहीं से क्वेश्चंस उठना है, ठीक है ना? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक नॉलेज की। सबसे पहली बात अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये कैपेसिटी इसकी क्या होती है दोस्तों? एमबीए। इसकी कैपेसिटी क्या होती है? सबसे पहली बात तो एमबीए में, कि भाई जो जनरेशन है वहां पे कितने एमबीए का ट्रांसफार्मर लगता है? 5 एमबीए का लग गया, 20 एमबीए का लग गया, 18 एमबीए का लग गया, 3.15 एमबीए का लग गया, मतलब कितने एमबीए का? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो मेगावोल्ट एम्पियर में होती है। किसमें होती है दोस्तों? मेगावोल्ट एम्पियर में। दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होती है। फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है दोस्तों? क्योंकि भाई जिस ट्रांसफार्मर का साइज बड़ा होगा वहां पे नंबर ऑफ वाइंडिंग्स भी ज्यादा होंगी और वहां पे फ्लक्स डेंसिटी भी ज्यादा होगी, इसीलिए वो ज्यादा वोल्टेज जनरेट करने की ताकत रखता है। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है कि फ्लक्स डेंसिटी अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जब साइज बड़ा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा जनरेट करेगा। लोड वेरिएशन यहाँ पे कम होता है। इस बात को गहराई से समझेंगे कि लोड वेरिएशन कम होने का मतलब क्या है। देखो दोस्तों, लोड क्या होता है? जैसे कि हम जब किसी ट्रांसफार्मर में इनपुट लगाते हैं तो उसकी सेकेंडरी साइड में हमें कुछ ना कुछ लोड लगाना पड़ता है। तो लोड का वेरिएशन कहां ज्यादा होता है? जो हमारे घर के पास के जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उनके पास लोड का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है दोस्तों? कभी हम पंखा चालू कर रहे हैं तो टीवी बंद कर रहे हैं, टीवी चालू कर रहे हैं तो मोबाइल ऑन कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, कहीं प्रेस गर्म कर रहे हैं, प्रेस को हीट कर रहे हैं, कहीं आप इंडक्शन कूलर चला रहे हैं। सारी चीजें अलग अलग जगह पे आप क्या करते हैं? अलग अलग टाइम पे चलाते हैं। तो कोई ज्यादा लोड का होता है, कोई कम लोड का होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोड में वेरिएशन आते हैं। तो अगर आप समझिए कि लोड का वेरिएशन एक्चुअली किस पोजीशन पे आता है, तो वो आता है आपके घर के पास में। मतलब घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगा होगा वहां पे सबसे ज्यादा लोड का वेरिएशन आ जाएगा। लेकिन जब आप पावर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो वहां पे जल्दी लोड का वेरिएशन नहीं आता। जितना लोड ट्रांसफर किया जाता है एक बार फिक्स लोड रख दिया जाता है ना? उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं या धीरे धीरे कम करते हैं। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमारा जो लोड वेरिएशन है ना वो कम होगा, क्योंकि भाई इससे कोई डायरेक्टली घर तो कनेक्ट नहीं है। इस ट्रांसफार्मर के जस्ट बाद हम ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट करते हैं और ट्रांसमिशन लाइन से हम बिजली को भेजते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो ये ट्रांसफार्मर कहां लगता है? जनरेशन और ट्रांसमिशन के बीच में। कहां लगता है दोस्तों? जनरेशन और ट्रांसमिशन के बीच में। ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। हम बात करते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड। भाई ये जो ट्रांसफार्मर होता है, अगर हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी को दे, किसको दे दोस्तों? मैक्सिमम एफिशिएंसी को प्रोवाइड कराए, तो इसको हम फुल लोड पे लगा देते हैं। किस पे लगा देते हैं दोस्तों? फुल लोड पे।
अगली बात इसमें यह है कि कॉपर लॉस इसमें कम होते हैं और आयरन लॉस इसमें ज्यादा होते हैं। भाई सीधी सी बात है, जहां पर लोड का वेरिएशन कम होगा तो आउटपुट करंट का भी वेरिएशन कम होगा, और आउटपुट करंट का वेरिएशन कम होगा तो मतलब कॉपर लॉस कम होगा, और कॉपर लॉस कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मर कम गर्म होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपर लॉस तो यहाँ कम होगा, सीधी सी बात यह है, यहाँ लोड का वेरिएशन कम, वहां कॉपर लॉस अपने आप ही कम हो जाएगा। यहाँ पे आयरन लॉस ज्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों? आयरन लॉस। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं, ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया अगले पॉइंट की, कि जनरेशन व ट्रांसमिशन। देखो मैंने अभी बताया था कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है जनरेशन और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में कनेक्ट करते हैं। जनरेशन 11 किलो वोल्ट जनरेट करता है, उसके बाद ये 11 किलो वोल्ट को सीधे 765 एमवीए 400 केवी मतलब इतना हाई वोल्टेज कन्वर्ट करके फिर हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इसको ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप इसकी 100% मतलब हम देखो अब ये बात आ गई सीधे सीधे कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी जनरेट करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब लगभग आपसे पूछ लेगा कि इसकी एफिशिएंसी लगभग कितनी होती है, लगभग 98 से 99% तक होती है। पेपर में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि क्या पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इसमें से कितनी होगी, 4 ऑप्शन दे देगा, 98, 99, 100 और इनमें से कोई नहीं। आप गड़बड़ा जाएंगे कि क्या लगाना है। 100 कभी मत लगाना, क्योंकि 100 ट्रांसफार्मर की किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% नहीं होगी, क्योंकि उसमें लॉसेस जीरो नहीं हो सकते। तो इसकी एफिशिएंसी लगभग 98 से 99% तक की एफिशिएंसी रखेंगे, ठीक है ना। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो वो रहती है 95 से 98, मतलब 97, 98 तक भी चली जाती है। लेकिन 98 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो केवल और केवल पावर ट्रांसफार्मर की दम होती है कि वो इतनी एफिशिएंसी को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं इसके अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो भैया ये आकार में बड़ा होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसका साइज है ना बाकी सभी ट्रांसफार्मरों से बहुत बड़ा होगा, मतलब कमरे के साइज का होता है, इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। अगर रिसेंटली आप देखें तो ये ट्रांसफार्मर कहां बनाए जाते हैं? बीएचईएल में बनाए जाते हैं। बीएचईएल में अगर आप झांसी में देखेंगे तो वहां भी बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मर डिजाइन किए जाते हैं, एक एक मंजिल के होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं, जनरली ये 25 केवीए से ऊपर के होते हैं। कितने के होते हैं दोस्तों? 25 केवीए से ऊपर। अगर हम इसके वाइंडिंग कनेक्शन की बात करें, ज्यादातर हम इनके वाइंडिंग कनेक्शन की बात करें तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग का सिंबल होता है। प्राइमरी वाइंडिंग का जो सिंबल है वो स्टार में कनेक्ट होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो सिंबल बना है जो कि डेल्टा में कनेक्ट होती है। मतलब इसकी प्राइमरी स्टार और सेकेंडरी डेल्टा में होती है। ये बात समझ में आई? सेकेंडरी डेल्टा में हम कनेक्ट करने का एक और रीजन है। पहला रीजन ये है कि हमें इतने बड़े लेवल पे, ट्रांसमिशन लेवल पे हमें न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें सिंगल फेज सप्लाई तो देनी नहीं है, इसीलिए हम डेल्टा को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं दोस्तों? डेल्टा को। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखो ये कितने वोल्टेज तक जनरेट कर सकते हैं? 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 400 केवी और 765 केवी भी ले सकते हैं, जो कि प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है ना। 765 केवी का ट्रांसमिशन हो चुका है। पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पहले हम 400 केवी तक चलता था सिस्टम, अब धीरे से बढ़ाकर कहां ले गए उसको? 765 केवी तक। क्या ये बात समझ में आई? ये सारे के सारे हायर वोल्टेज किसके द्वारा संभव है? ट्रांसफॉर्मर के द्वारा संभव है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि भैया इसका जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस लो होता है। देखो मैं सीधी सी बात करता हूं, नो बकवास। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब होता है किसी सिस्टम का रख रखाव। चाहे आप खुद का रख रखाव रखो, आप खुद को ज्यादा यूज करेंगे तो आपको मेंटेनेंस खुद का ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप खुद को कम यूज करेंगे तो मेंटेनेंस भी कम करना पड़ेगा, है ना। ये बात समझ में आई? मतलब कि ऐसी गाड़ी जिसको आप कभी कभी यूज करते हैं तो मेंटेनेंस भी कभी कभी यूज होगा, मतलब होगा उसका। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर पे इतने हैवी लोड नहीं लगे कि उसका वेरिएशन हो। वेरिएशन होने की वजह से लॉस होते हैं, और लॉस की वजह से सिस्टम में गड़बड़ाहट आती है, फिर हमको मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक बार ये ट्रांसफॉर्मर ज्यादा पैसा, दूसरे वर्डों में हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मर शुरुआत में महंगे बहुत आते हैं। लिखा है ना इसमें, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा आई, मतलब ये करोड़ों में आते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर शुरुआत में महंगे बहुत आते हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस इनका उतना ही कम रहता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी से यूज किए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट इसमें यूज किए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी की कोर है, अच्छी क्वालिटी का ऑयल है, अच्छी क्वालिटी की कॉपर वाइंडिंग है, ये सारी की सारी अच्छे से यूज कर लिया जाता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है ना, एक बार इसका इनिशियल कॉस्ट हाई रहेगा, लेकिन इसका मेंटेनेंस कॉस्ट एक तरीके से देखा जाए तो रनिंग कॉस्ट अगर अपन देखें तो इसकी जीरो तो नहीं कहेंगे लेकिन कम होती है। बस हमको यहाँ पे केवल एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, ऑयल का, कि ऑयल डैमेज नहीं होना चाहिए आपका। अगर ऑयल हेल्दी है तो मतलब समझ लेना पूरा ट्रांसफॉर्मर सालों तक चलता है, एक बार स्टेबलाइज कर दिए गए हैं। आप देखना कई बड़े बड़े पावर प्लांटों में जाएंगे, पुराने जमाने के जब पावर प्लांट लगे वहां के लगे हुए ट्रांसफॉर्मर आज भी बहुत बढ़िया से वर्क कर रहे हैं।
ये बात समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, तो आज हमने पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत गहराई से। इससे रिलेटेड पेपर में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने सिस्टमेटिक लिखे हैं, और पेपर में जब आप कॉपी बनाएंगे, मतलब अभी आप जो लेक्चर लिख रहे हैं वो लेक्चर भी इसी तरीके से बनाना, पॉइंट वाइज, कथा मत लिखना, पॉइंट वाइज जब आप लिखेंगे तो रिवीजन करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। भाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इसका ही छोटा भाई होता है। क्या होता है दोस्तों? पावर ट्रांसफार्मर का छोटा भाई होता है ये इसका क्या होता है? छोटा भाई। सबसे पहले मैं अगर इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो दोस्तों इसकी केवीए में कैपेसिटी होती है, लेकिन अगर आप पावर ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? एमवीए में। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, लो वोल्टेज पे ये काम करता है। किस पे काम करता है दोस्तों? लो वोल्टेज पे, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी एट हाफ लोड, ये बहुत जरूरी है। पेपर में ये पूछता है कि भाई जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी किस पे ज्यादा होती है, फुल लोड पे या हाफ लोड पे? लगभग देखा जाए, अगर अपन एक प्रॉपरली प्रैक्टिकली कंडीशन देखें तो 75% जब इस पे हम लोड अप्लाई कर देते हैं वहां पे इसकी हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? फ्लक्स डेंसिटी भाई इसकी कम होती है। अरे यार सीधी सी बात है, छोटू सा ट्रांसफार्मर, छोटू सी वाइंडिंग तो छोटी सी फ्लक्स डेंसिटी, है ना। बड़ा ट्रांसफार्मर, बड़ी वाइंडिंग तो बड़ी फ्लक्स डेंसिटी। भाई जितनी बड़ी वाइंडिंग उतना बड़ा फ्लक्स और उतनी ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, कॉपर लॉस भाई इसमें ज्यादा होगा। क्यों होगा? आयरन लॉस इसमें ना के बराबर होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये ट्रांसफार्मर पर लोड का वेरिएशन ज्यादा होता है, और जहां पर लोड का वेरिएशन ज्यादा होगा वहां पे कॉपर लॉस होना तय है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, साइज में छोटा होगा, बिल्कुल सही बात है, छोटा भैया है तो साइज में छोटा होगा। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग दोस्तों डेल्टा में कनेक्ट होती है। किस में कनेक्ट होती है? डेल्टा में। लेकिन इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार में कनेक्ट होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग किस में कनेक्ट होगी दोस्तों? स्टार में। क्या ये बात समझ में आई? प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में कनेक्ट होती है। जनरली 200 केवीए तक उपलब्ध है। कितने केवीए तक उपलब्ध है? अगर कोई आपसे जनरली क्वेश्चंस पूछ लेता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो जनरली कितने केवीए तक अवेलेबल है? 200 केवीए तक। अगर आप 200 केवीए से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो फिर इसमें क्यों जा रहे हैं आप? इधर चले जाए ना, पावर ट्रांसफार्मर में आपको अच्छे से अच्छे एमबीए तक के मिल जाएंगे, है ना। ये चीज है। चलिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले स्टेप की, हम कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब हम किसी भी वोल्टेज को जनरेट करते हैं तो जनरेट करने के बाद हमें ट्रांसमिशन करना पड़ता है। तो ट्रांसमिशन भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन और एक होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो जितने भी प्राइमरी ट्रांसमिशन है ना, वहां पे हम पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, और जहां पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो हमें प्राइमरी ट्रांसमिशन से सेकेंडरी ट्रांसमिशन में वोल्टेज को डाउन करना पड़ता है, स्टेप डाउन करना पड़ता है। तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का। क्या ये बात समझ में आई? देखो, जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का आप यूज करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज रेंज भी आप देख रहे हैं, 230 वोल्ट, 440 वोल्ट, 3.3 केवी, 6.6 केवी, 11 केवी, है ना। ये मुझे लगता है एक तरीके से हम दूसरे इस लेवल पे ये भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। क्लियर है ये बात? चलिए, अब हम बात करते हैं भाई इसकी मेंटेनेंस। देखो, जहां पे लोड का वेरिएशन ज्यादा तो कॉपर लॉस ज्यादा, कॉपर लॉस ज्यादा तो फिर क्या होगा? हीट होगी, तो फिर हमको मेंटेनेंस की आवश्यकता इसमें बार बार पड़ती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम बात करते हैं इनिशियल कॉस्ट इसकी लो होती है। भाई जो ट्रांसफार्मर साइज में छोटा है, छोटी जगह के लिए बना है, तो साइज भी छोटा है तो पैसे भी कम यूज होंगे, जगह भी कम लेगा। लेकिन ये इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का पापा है। सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर यही होता है, एक एक डेढ़ मंजिल के होते हैं भाई ये लोग, और इन ट्रांसफार्मरों को एक बार स्टेबलाइज कर देते हैं तो सालों चलते हैं। इसमें कहीं कोई खराबी नहीं आती अगर आप इसमें प्रोटेक्शन सिस्टम अच्छे से यूज किए हो, सारे के सारे प्रोटेक्शन सिस्टम आपने बहुत बढ़िया से यूज किए हैं, तो ये दोनों ट्रांसफार्मर सालों तक यूज करते हैं। इसीलिए आपका मैंने आज पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को बहुत अच्छे से समझाया है। आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें सारे के सारे पॉइंट है। मैंने आपके लिए ये 2 सेकंड के लिए स्क्रीन छोड़ दी है। तो अब मैंने आपको सारे के सारे पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज दी है। ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पूरी का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा मैं। आप पैसे से भी बैच लेके देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वहां पे ट्रांसफार्मर कैसा पढ़ाया गया है और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफार्मर में कितनी दम है। आप पहले दूसरी जगह पढ़ लें, मैं ये नहीं कह रहा कि सब खराब पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। पहले आप वहां पढ़ लें और फिर मेरे ट्रांसफार्मर को पढ़ें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से पढ़ाया है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।